हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था इस चैप्टर के बारे में, कोशिका के बारे में। पूरी तरह से इस चैप्टर को हमने समझा, है ना। डिटेल में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। अब हम देखो, पिछले लेक्चर में मैंने कहा भी था कि सर इस लेक्चर में सिर्फ हम बढ़िया से समझेंगे इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब का जो डिफिनेशन है वो लिखेंगे, है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सब का डिफिनेशन अभी लिखने के लिए जा रहे हैं, तो फटाफट से नोट्स कॉपी लेकर बैठ जाओ ताकि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स को लिखो। देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले इन सब का डिफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है ना, इसके बाद जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है इस सबको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए फटाफट से डिफिनेशन देख लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कोशिका। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। सजीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। देखो बच्चों, इससे भी पहले मैंने समझाया है पूरी तरह से, है ना। तो यहाँ पे डिफिनेशन आप देखो, सजीव के संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और इसकी खोज बच्चों किसने की है, जल्दी से बताओ। इससे पहले चैप्टर में आपने देखा, लेक्चर में देखा आपने, तो हमने देखा सर 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ठीक है। मैं यहाँ तक लिख दिया हूँ, तो आप बाकी देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं केंद्रक, है ना। तो देखो केंद्रक, यहाँ पर आप देखना, केंद्रक हमने लिखा ये, है ना। तो केंद्रक कौन सा है सर, कोशिका के अंदर गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना को केंद्रक कहा जाता है ना। देखो कोशिका है, इसके मध्य में स्थित एक संरचना जो इस तरह से प्रतीत होता है, या तो वो गोलाकार हो या इसकी संरचना अंडाकार जैसी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक, ठीक है बच्चों। अब डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। कोशिका के मध्य में गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं। उसके बाद फिर अगला क्या है, केंद्रिका। अब हम यहाँ पे देखेंगे सर केंद्रिका किसे कहते हैं। तो देखो ये तो अलग हो गया कि सर कोशिका के अंदर ये जो संरचना है इसे केंद्रक कहते हैं। अब केंद्रक के अंदर एक संरचना है जिसे केंद्रिका कहते हैं। सेम जिस तरह हमने पिछला डिफिनेशन लिखा कि सर कोशिका के अंदर गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं, इसी तरह केंद्रक के अंदर जो संरचना है गोलाकार या फिर अंडाकार जैसी, इसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रिका। चलिए डिफिनेशन फटाफट से देख लेते हैं। सर केंद्रक के अंदर स्थित गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना को केंद्रिका कहते हैं। तो अब बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर यहाँ पर क्या है। हाँ देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। जब मैं इस डायग्राम को समझा रहा था लेक्चर 1 में, उस वक्त आपको मैंने बताया था कि सर केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना जिसे गुणसूत्र कहते हैं, है ना। अब हम इसके बाद आगे इसका क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन भी इसका मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य। अब हम देखने वाले हैं कोशिका द्रव। तो देखो हमने इससे पहले कहा था कि सर कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। या फिर आप इस तरह समझ सकते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, हमने यहाँ पे लिखा है ना केंद्रक झिल्ली। देखो कोशिका के बाहरी जो परत है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य, यानी कि इसके बीच जो द्रव मौजूद है इसे हम क्या कहते हैं सर, कोशिका द्रव, है ना। आगे चलिए डिफिनेशन में। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं,
है ना, एकदम इजी है। तो इस चीज़ को भी आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखते हैं सर केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। तो देखो सिंपल सा, तो इस डायग्राम के अनुसार अगर हम देखना चाहें कि सर केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो कि केंद्रक, ये आपका केंद्रक हो गया सर, ये केंद्रक के चारों ओर झिल्ली के दोहरे परत को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन देखेंगे। तो डिफिनेशन देख लो एक बार। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली के दोहरे परत को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि सर हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, और अगर समझ में ना आए तो वो भी बताना कि सर जो लेक्चर 1 है या फिर लेक्चर 2 इसमें समझ में नहीं आया, और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए उसे मेंशन ज़रूर करना। ठीक है, अब जो बचा है हमारा कोशिका झिल्ली बचा है, जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो देखो कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, है ना, बिल्कुल आसान है। अब देखो कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली, तो कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली कहते हैं, सिंपल सा। अब हम देखेंगे केंद्रक द्रव को। तो देखो ये केंद्रक हो गया आपका, और ये पूरा कोशिका हो गया। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक इसी तरह केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है ना। अब चलिए हम डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए केंद्रक द्रव है ना, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। अब देखो जीव द्रव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो जीव द्रव यहाँ पे मैंने कहा था सर जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जीव द्रव। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा कि सर कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के यौगिक को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं सर कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो इसका डिफिनेशन, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के यौगिक को जीव द्रव कहते हैं, है ना। मैंने कहा भी कि सर केंद्रक द्रव को और कोशिका द्रव के यौगिक को हम क्या कहेंगे, जीव द्रव कहेंगे। अब बच्चों देखो लास्ट और आखिरी पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर देखो ये तो आपका कोशिका का बाहरी परत हो गया। होता क्या है कि जब कोशिका के बाहरी परत के द्वारा जल के अणुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि वाटर यहाँ पे है और जल अंदर बाहर हो रहा है, आदान प्रदान मतलब अंदर भी जाना और बाहर भी आना, बाहर के जल का अंदर आना और अंदर के जल का बाहर जाना, तो ये आदान प्रदान हो गया। तो देखो कोशिका झिल्ली के द्वारा जल के अणुओं का आदान प्रदान बच्चों क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं परासरण। ठीक है, ठीक इसी तरह कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान बच्चों क्या कहलाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैस, है ना। कोशिका झिल्ली के द्वारा गैसों का आदान प्रदान ये बच्चों क्या कहलाता है, विसरण। ये हो गया, ये 2 पॉइंट छूटा था लेक्चर 1 में। तो चलो अब क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका डिफिनेशन भी अगर आपको लिखना है तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके लिख लेना। चलो मैं लिख ही देता हूँ एक ही बार, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आप लिख लेना फटाफट से। जल के अणुओं का कोशिका झिल्ली के द्वारा आदान प्रदान क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है ना। इसी प्रकार विसरण किसे कहते हैं हम, गैसों का कोशिका झिल्ली के द्वारा आदान प्रदान विसरण कहलाती है। सिंपल सा, ये पॉइंट आप फटाफट से नोट्स कर लेना, है ना। तो बच्चों ये तो हो गया पूरी तरह से, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। तो चलो अब सीधा बुक की तरफ चलते हैं। अच्छा, बुक बनाने से पहले एक चीज़ याद आया कि हम इंग्लिश में लिखना भूल गए। ठीक है, तो चलो फटाफट से क्या करते हैं, इसका इंग्लिश भी आपको
बता देते हैं ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में जानते हैं, उनको दिक्कत ना हो, है ना। तो देखो केंद्रक को बच्चों न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक को मैं इस तरह लकीर खींच देता हूँ, इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्पेलिंग अलग अलग है ना। इसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। जो केंद्रक है इसका भी न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों हो गया। इसके बाद केंद्रक झिल्ली, इसे बच्चों हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक झिल्ली को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद जो इसके बाद क्या है, हाँ, कोशिका द्रव। तो देखो कोशिका द्रव को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके बाद बचा क्या, जीव द्रव। अच्छा, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद साथ ही साथ केंद्रक को भी देख लेते हैं, केंद्रक द्रव को। तो केंद्रक द्रव को हम क्या बोलते हैं, ये चूँकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हाँ, गुणसूत्र बचा। तो मैंने बताया इससे पहले भी कि बच्चों क्रोमोसोम और गुणसूत्र ये दोनों एक ही है ना। हिंदी में हो गया गुणसूत्र और इंग्लिश में क्रोमोसोम। तो CHROMOSOME, क्रोमोसोम, ठीक है, ये हो गया। अब चलो इंग्लिश में भी हो गया ख़त्म। अब चलो सीधा बुक की तरफ चलते हैं ना। बुक का जो क्वेश्चन आंसर है इसको फटाफट से करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप भी फटाफट से बुक निकाल लो। तो देखो सबसे पहले जो बुक का पहला क्वेश्चन है वो ये है, ये वाला, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए, ठीक है। अगर सही होगा तो राइट का निशान लगाना, अगर गलत होगा तो क्रॉस लगाना। देखो अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो बच्चों ये तो मैंने लेक्चर 1 में आपको बहुत अच्छे से समझाया है ना। अगर आपको याद नहीं है तो आपको दोबारा दिखा देते हैं। देखो इस वाले पेज में मैंने लिखा था सर एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव के बारे में। तो यहाँ पर देखो बहुकोशिक जीव किसे कहते हैं, जो अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिक जीव कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक कोशिक जीव एक ही कोशिका से बना होता है, तो बात बिल्कुल सही है ना। तो ये सर हमारा सही है। अब देखो रक्त कोशिका शाखान्वित होती है, ठीक है, इसका मतलब वो कुछ इस प्रकार से लंबी संरचना जैसी। तो रक्त कोशिका तो हमें पता है सर, नहीं, इसका जो संरचना है वो कहीं ना कहीं इस तरह होता है, गोल। तो ये हम करेंगे सर क्रॉस, ठीक है। उसके बाद किसी जीव की मूल संरचना अंग है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। चूँकि हम लोगों ने लेक्चर 1 में यही देखा कि सर किसी भी जीव की मूल संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है सर, कोशिका है। जिन बच्चों को याद नहीं है तो आप लेक्चर 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो सर इसे भी हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस हो गया। अब देखते हैं 4 पॉइंट को। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये बिल्कुल सही है ना। देखना आप अमीबा का जो फोटो है वो देखो यहाँ पे, इसकी जो आकृति है इस प्रकार से ये अनियमित होती है ना, और ये यहाँ से 2 भाग हो जाती है। चलो अब देखते हैं 5th पॉइंट को। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपया।
तो बच्चों देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, हम लोगों ने पहले लेक्चर 1 में ही देख लिया था। ठीक है, अब देखते हैं 6th पॉइंट। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। हाँ, तो बच्चों देखो पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, यानी किससे? जंतु कोशिका से बड़ी कोशिका पाई जाती है। किस में? पौधे कोशिका में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, है ना। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए, यानी कि सही वाला हमें टिक करना है, सिंपल सा। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? चलो इसको लेकर आओ और इसमें हम देखेंगे सर केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है, तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो सर केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव पाया जाता है। हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी कि जंतु कोशिका में इनमें से कौन नहीं पाया जाता? पहला कोशिका झिल्ली, सर ये पाया जाता है जंतु कोशिका में। केंद्रक, सर ये भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति, देखो इसके बारे में मैंने बताया था सर, ये सिर्फ देखो कोशिका भित्ति के बारे में हमने लिखा भी था सर, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? पादप में, है ना। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो बच्चों अगर आपको नहीं पता क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं, तो देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्लोरोफिल किस में होता है। ठीक है, पत्तों में होता है, तो पत्तों में होता है, इसका मतलब ये किस में पाया जाएगा? पौधे कोशिका में, है ना, जंतु में नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा जंतु कोशिका में नहीं सर, पौधा कोशिका में, दोनों में या किसी में भी नहीं। तो ये है, यानी कि आप समझ गए होंगे कि सर क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति ये दो चीज़ सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन कौन सा? क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, ये दो सिर्फ किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। बिल्कुल सही है, इसके एक ही कोशिका में होता है, यानी कि कोशिका के अंदर सब कुछ पाया जाता है। अब हम देखने वाले हैं, पहला अंतग्रहण, उसके बाद पाचन, फिर अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों। तो बच्चों देखो ये सारी क्रियाएं, चूँकि ये एकल कोशिकीय जीव है तो इसके अंदर ये सारी क्रियाएं होती है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ये घा, है ना, ये सभी क्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? अरे ये तो हम लोगों ने लेक्चर 1 में ही देख लिया था। ठीक है, तो देखो लेक्चर 1 का पेपर को फटाफट से लाओ सर यहाँ पर, है ना। अच्छा हाँ, कोशिका झिल्ली के कार्य हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, इसका डिफिनेशन, ये ऐच्छिक पदार्थों को अंदर या हानिकारक पदार्थों को अंदर आने से रोकती है, इसलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं हम? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, है ना, इंग्लिश में सिलेक्टिवली परमिएबल। तो आप इसका डिफिनेशन लिख लेना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके कार्यों को लिखिए। ठीक है, तो चलिए पहले आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाते हैं कि कोशिका द्रव के अंदर कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है। ठीक है, देखो लेक्चर 1 में हमने बताया था कोशिका द्रव के अंदर कोशिका अंगक पाए जाते हैं, यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, रिक्तिका। तो देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, चूँकि हमें इनका कार्य भी लिखना है, इसीलिए इसके अंदर और भी जो अंगक पाए जाते हैं उनको भी लिखना है, उनके कार्यों को भी लिखना है। ठीक है, तो चलो अब फटाफट से लिखते हैं। हाँ, तो बच्चों इसे ध्यान से देखो, है ना, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे आप 8th क्लास में हो तो
इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको पूरी डिटेल में एक बार समझा दे रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट जब आप दूसरे क्लास में आगे जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बच्चों ऑल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। ठीक है, देखो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ना श्वसन प्रक्रिया द्वारा सीधा कोशिका के अंदर कहाँ पर आती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आती है तो यहाँ पर एक साइकिल चलता है, यानी कि चक्र चलता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। इसीलिए इस चक्र को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। बच्चों इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो, है ना। मैं समझ रहा हूँ आप क्लास 8 में हो तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप अगर आसानी से समझोगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन सीधे कोशिका के अंदर कहाँ पर आती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलती है ना, जिसके बाद 38 यानी कि 38 एटीपी का निर्माण होता है। इससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, और इसी ग्लूकोज से हमें मिलती है बच्चों ऊर्जा, है ना, जिसे हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, है ना बच्चों। और एक क्वेश्चन ये है, ये सवाल आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, जब आप अगले कक्षा में जाओगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ देखने को मिले। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें हैं ना, उसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार है उसे क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टी कहते हैं, है ना। आगे देखो, इस चीज़ को समझो ध्यान से। देखो जब हम बात करते हैं या हम किसी भी काम को करते हैं, तो जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो हमारे पैर को साइकिल चलाने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत है। इसी तरह जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं तो मेरी ज़ुबान को ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, है ना, बोलने के लिए। तो बाकी बॉडी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ज़ुबान बोल रहा है, तो ऊर्जा का जो खर्च हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, ज़ुबान में हो रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आप किसी काम को कर रहे हो हाथ से, तो एक वक्त आएगा कि आपका हाथ पूरी तरह से थक जाएगा, है ना, ऐसा होता है ना। हाँ बिल्कुल होता है। तो देखो मान लो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बोलते 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 जो है ना रुक जाएंगे और ज़बान से कुछ निकलेगा भी नहीं, है ना, पूरी तरह से ज़बान इस तरह से बंद हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों जो गोल्जी इकाई है ना, ये क्या करता है, पूरे शरीर से ऊर्जा को जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाता है ना। अब जैसे ऊर्जा का निर्माण तो पूरे शरीर में हो रहा है, जहाँ जहाँ कोशिका है और पूरे शरीर में कोशिका है, तो कोशिका जहाँ पर भी है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, वैक्यूल यानी कि राजधानी, और राइबोसोम, न्यूक्लियस, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं गोल्जी इकाई, इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो बच्चों गोल्जी इकाई, इसका जो खोज किया था उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, ये एक साइंटिस्ट थे, तो इन्हीं के नाम पर गोल्जी इकाई रखा गया। ठीक है, इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, है ना बच्चों। इसका जो कार्य है वो ये है कि ये ऊर्जा तथा प्रोटीन का वहन करता है। ठीक है, जैसे मान लो, तो बच्चों देखो होता क्या है कि जब आप किसी काम को कर रहे होते हो, तो जैसे मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, तो आपके पैर को ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, कोई मशीन चला रहा है हाथ से, तो उसको अधिक ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान काम कर रही है, बाकी बॉडी तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो मेरी ज़ुबान को ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये पूरा कौन करेगा, वरना फिर ऐसा होगा कि मैं तो बोलते बोलते थक जाऊँगा, फिर ऐसा रह कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि ज़ुबान बंद हो जाएगा, है ना, इंसान कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बोलते बोलते थक जाएगा, तो क्या करेगा, चुप हो जाएगा, चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, है ना। तो होता क्या है, ये गोल्जी इकाई बोलता है, अरे भाई आप थक गए क्या, रुको 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 रुको, एक मिनट सर, आपका पैर थक गया क्या। तो जैसे आप कुछ बोल रहे हो, बोलते बोलते थक गए, है ना, तो होता क्या है
कि ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तो ये गोल्जी काई एक बंदा तो होना चाहिए ना जो ऊर्जा को पूरे शरीर से जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाए। तो ये काम कौन करता है बच्चों? गोल्जी काई, है ना। जो शरीर का अंग काम करते करते, है ना, ऊर्जा खत्म हो जाता है उसके अंदर, तो ये गोल्जी काई पूरे शरीर से ऊर्जा को लेकर उस अंग तक पहुँचाती है ना। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि गोल्जी काई कोशिका के अंदर बने प्रोटीन अथवा ऊर्जा का परिवहन करती है, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ तक पहुँचाती है। एक प्रकार का ये व्हीकल है कोशिका के अंदर, है ना, गाड़ी है, मोटर गाड़ी। अब देखो, अब देखते हैं हम क्या, वैक्यूल यानी कि राजधानी को, ठीक है बच्चों। ये इसका जो काम है ये क्या करती है, कोशिका के अंदर जल संग्रह यानी कि जल को जमा करके रखती है ना। जैसे कोशिका के अंदर जब लॉकडाउन हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जब लॉकडाउन होता है तो हम पहले से क्या करते हैं, खाना स्टोर करके रखते हैं। ठीक इसी तरह कोशिका के अंदर वाटर को कौन स्टोर करके रखता है सर? राजधानी, है ना, जिसे हम इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका के अंदर जब लॉकडाउन चलता है तो उस वक्त उससे पहले ये क्या करता है, पहले से जल को जमा करके रखता है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो बच्चों हमारे अंदर 65% वाटर होता है। अब आप कहोगे ओ भाई 65% वाटर हमारे बॉडी के अंदर कहाँ रहता है? पेट में तो उतना जगह ही नहीं है ना, पेट में उतना जगह कहाँ। तो बच्चों देखो, जो वाटर हम पीते हैं 1 से 2 लीटर वो तो पेट के अंदर रहता है, ठीक है। बाकी जो वाटर है वो कहाँ पर रहता है? कोशिका के अंदर यानी कि वैक्यूल में, है ना, राजधानी में रहता है, यहाँ पर। ठीक है, राजधानी क्या करता है? जमा करके रखता है पानी को। इसीलिए ना हमारा बॉडी इतना स्मूथ दिखता है, वरना तो फिर ऐसा सूखा हुआ खजूर लगेगा पूरा, ठीक है, वरना फिर सूखा हुआ किशमिश की तरह दिखेगा हमारा शरीर। तो इतना स्मूथ, और हम कहते हैं ना कि फेस ऑप्पी लगेगा कब? जब पूरा वाटर पियोगे तो बॉडी हाइड्रेट रहेगा, है ना, इससे फेस भी ऑप्पी रहेगा और बॉडी भी पूरा एकदम टंच रहेगा। तो बच्चों आप समझ सकते हो इसी से कि हमें वाटर की एक्चुअली में वाटर जो है ना, हमें प्रतिदिन 1.5 या 2 लीटर तो वाटर पीना ही चाहिए, है ना, गर्मी में। अभी तो ठंड है, वैसे आप ज़्यादा पानी पी नहीं पाओगे, तो गर्मी में काफ़ी पानी पिया करो, ठीक है। इससे आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आप भी हेल्दी रहोगे। अब हम देखेंगे राइबोसोम, है ना, राइबोसोम का क्या काम है। तो बच्चों राइबोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे, आगे कक्षा में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे कि राइबोसोम इस तरह से, और राइबोसोम का जो है ना 2 भाग होता है बच्चों। एक भाग को स्मूथ कहा जाता है और दूसरा थोड़ा सा खुरदुरा होता है ना। तो ये चीज़ आप आगे कक्षा में पढ़ोगे। तो चलो अब हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सर राइबोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है बच्चों, है ना। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, हम बोल रहे थे कि हरित लवक, फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पर, हरित लवक, है ना, इसका क्या काम है कोशिका के अंदर। तो देखो हरित लवक क्या करता है। तो हरित लवक बच्चों क्या करता है, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पत्तियों में एवं तना। तो हम कह सकते हैं सर पत्तियों में और तना में पाया जाता है ना। इसका जो काम है वो ये है कि ये बच्चों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है। हाँ, तो चलो फटाफट से और डेफिनेशन देख लेते हैं। और आप अगर क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन अगर आपने नहीं लिखा है तो फटाफट से आप क्वेश्चन लिख लो, है ना, साथ ही साथ जल्दी से फटाफट से। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये था
कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक एवं उनके कार्य। ठीक है, तो पहला नंबर पे है सर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, हमने आपको पूरा डिटेल में बताया। इसे कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करती है। बिल्कुल इजी है बच्चों, आप इसे आसानी के साथ याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद देखो क्या है, गोल्जी काई। ये कोशिका के अंदर बने ऊर्जा या प्रोटीन का परिवहन करती है। ठीक है, राइबोसोम, तो ये कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करती है, सिंपल सा। उसके बाद हमारे पास है हरित लवक। ये पत्ती एवं तना में पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती है ना। अभी आपको मैंने बताया ना यहाँ पे हरित लवक क्या करता है। तो देखो अब हम देखेंगे राजधानी। तो ये कोशिका के अंदर जल का संग्रहण करती है ना, वाटर को जमा करके रखती है ताकि लॉकडाउन में दिक्कत ना हो। ठीक है।